हेलो प्यारे बच्चों, आज मात्रक एवं विमाएं जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे उसको आगे लेकर के चलते हैं। पहले के दो वीडियोस में जो भी हमने इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किया उसको जल्दी से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, संक्षेप में बता देता हूँ। बात की थी हमने मात्रक के लिए, तो मात्रक को परिभाषित करने के लिए हमने मात्रक को एक मानक मान मान लिया था जिससे तुलना करके हम किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान प्राप्त कर सकते हैं। तो मात्रक का मतलब एक मानक मान, एक स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक, उसके बाद में हमने भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित कर दिया था, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, जो किसी पर भी निर्भर ना करे, वो मूल राशि। जो मूल राशि से उत्पन्न होती है वो व्युत्पन्न राशि। मूल राशि के जो मात्रक है उनको बोलेंगे मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक है उनको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तीन राशियों को मूल राशियां माना गया, द्रव्यमान, लंबाई और समय। इनको हमने मूल राशि माना। अब इन राशियों के मात्रकों को निर्धारित करने के लिए हमने मात्रक पद्धतियां बनाई, MKS, CGS, FPS। MKS का मतलब हुआ मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का मतलब हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का मतलब हुआ फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, तो ये तीन मात्रक पद्धति हमने ली तीन मूल राशियों के मात्रक लिखने के लिए। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, या हम कहें कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। जो MKS सिस्टम हम काम में ले रहे थे, जो पद्धति काम में ले रहे थे, उसी का एक बड़ा रूप बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको बोला अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI सिस्टम। इसमें तीन की जगह 7 राशियों को मूल राशियाँ माना गया, जिनमें द्रव्यमान, लंबाई, समय तो शामिल है ही। तो 4 राशियां और शामिल की गई। कौन कौन सी थी? ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक तो वही रहेंगे जो MKS में, इसीलिए हमने कहा कि ये MKS का बढ़ा हुआ रूप है। अब पदार्थ की मात्रा के लिए लिखेंगे मोल, प्रदीपन तीव्रता के लिए लिखेंगे कैंडेला, ताप के लिए लिखेंगे केल्विन, विद्युत धारा के लिए लिखेंगे एम्पियर। तो ये 7 राशियां ली गई और इनके 7 मात्रक बताए गए, और उनके मैंने पिछले वीडियो में आपको सिंबल भी बताए थे कि उनको चिन्हित किस तरह से किया जाता है, सिंबलाइज कैसे किया जाता है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति तक हमारी बात हुई थी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हमने कन्वर्जन वाली चीज़ को सीखा था कि किसी एक मात्रक पद्धति में अगर हमको मान दिया हुआ है किसी भी भौतिक राशि का, और हम उसको दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना चाहते हैं, कि MKS में दिया हुआ है हम उसको CGS में बदलना चाहते हैं, CGS में दिया हुआ है FPS में लाना चाहते हैं, FPS में दिया हुआ है MKS में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक रिलेशंस हैं, कुछ मूलभूत संबंध हैं जो हमको याद रखने चाहिए। जैसे किलोग्राम और ग्राम का हमको मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, मीटर सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में 12 इंच है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, तो 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर मतलब 0.3048 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 1 पाउंड में 456 ग्राम। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे कि भाई पाउंड को किलोग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम को पाउंड में चेंज करना है। तो ये बेसिक रिलेशन अगर हमको मालूम है तो हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था चाल का, जिसमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हुई थी, उसको मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज किया था ना। तो चेंज करना तो मैंने सिखा ही दिया था। फिर उसमें फाइनली जो रिजल्ट निकला था, मैंने कहा था कि उसको आप डायरेक्टली याद रखो, क्योंकि फिजिक्स में वो बहुत काम आती है चीज़ हमारे, कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करना है तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर दे। सिंपल सा कन्वर्जन है। हमने इसके 2-3 एग्जाम्पल भी लिए थे। ये वो सारी चीज़ है जो हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस की, मैंने उसकी थोड़ी सी आपको समरी बता दी। आज जो चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, विमाएँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 12th क्लास में लास्ट तक भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियाँ आप पढ़ेंगे, तो उनकी विमाएँ, किसी की भी विमा आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। मतलब अगर मैं आपको 20 भौतिक राशियों के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है किसी 21वीं भौतिक राशि की विमा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। इसलिए किसी भी चीज़ को रटने की तो कोशिश करेंगे ही नहीं, हम तो ये सीखेंगे कि विमाएँ होती क्या हैं और कैसे उनको काम में लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि विमाओं का कुछ ना कुछ तो
एप्लीकेशन होगा, यूज़ होगा, तभी तो विमाओं की कुछ बात की जा रही है। तो विमाएँ एक्चुअल में क्या होती है, इसके लिए भी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, और इसका जो कॉन्सेप्ट निकल करके आया वो भी आया मात्रक से ही। कैसे? वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई हमने 3 मूल राशियां ले ली, 3 मूल राशियां, 3 की ही बात करते हैं कि द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये 3 हैं, ठीक है भाई। अब इनकी मात्रक पद्धति भी हमने बता दी, MKS, CGS, FPS, SI, ये सारी मात्रक पद्धति अभी हमने बता दी। फिर भी उनके दिमाग में एक सवाल था कि यार मैं द्रव्यमान का मात्रक पूछूं और मात्रक पद्धति ना बताऊं कौन सी। अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई द्रव्यमान का मात्रक पूछा जाए तो बताया जाए कि कौन सी मात्रक पद्धति में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम द्रव्यमान का मात्रक लिखेंगे। अब वो सवाल ये करते कि हमें द्रव्यमान का मात्रक लिखना है, मात्रक पद्धति नहीं बतानी, लेकिन आंसर सबका एक जैसा आना चाहिए। फिर वही सवाल आगे सामने कि सबका आंसर एक जैसा आना चाहिए, मात्रक सब लोग एक जैसा बताएंगे और पद्धति के बारे में हमको नहीं बताया जाएगा। तो उन्होंने एक जनरल फॉर्म पर बात की, एक सामान्य रूप पर बात की कि भाई तुम तो सामान्य एक बात करो, फिर जो पद्धति होगी उसके अकॉर्डिंग उस मात्रक को लिख दिया जाएगा। कैसे? थोड़ा सा अंग्रेजी को काम में लिया। उन्होंने कहा कि भाई द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास और लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। ठीक है, लिख लिया भाई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात थी इसलिए इंग्लिश ज़रूरी हो गई। तो समय को लिख दिया टाइम। अब उन्होंने कहा कि एक सिंपल सा काम करो कि द्रव्यमान मतलब मास m से शुरू होता है, तो आप द्रव्यमान का मात्रक m मान लो। अब जो भी मात्रक पद्धति होगी हम उसके अकॉर्डिंग m बोल देंगे। हमसे जनरल फॉर्म में सामान्य रूप में अगर कोई पूछेगा कि भाई द्रव्यमान के लिए बोलो मात्रक, हम बोलेंगे m। वो कहेगा अरे MKS में बताओ कितना है, तो हम कहेंगे m का मतलब किलोग्राम। वो कहेगा अगर मुझे CGS में चाहिए तो हम कहेंगे m का मतलब ग्राम। ऐसे ही हमने कह दिया कि भाई लंबाई के लिए सामान्य रूप में अगर बात की जाए तो L है, समय के लिए अगर सामान्य रूप में बात की जाए तो T है। अब जो भी मात्रक पद्धति बताएंगे उसके हिसाब से M, L और T के नाम रख देंगे। M के क्या क्या नाम हो सकते हैं? किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। L के क्या क्या हो सकते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, फुट। तो जो पद्धति होगी सामान्य रूप में अगर बात की जाए तो हमने द्रव्यमान, लंबाई और समय के लिए M, L और T निर्धारित कर लिए। अब फिर एक चीज सोचिए कि यार व्युत्पन्न राशियों की अगर बात की जाए वो तो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं और मूल राशियां हमारी ये रही। इसका मतलब ये जो हम लिख रहे हैं M, L और T हमारे मूल मात्रक है। तो जो भी व्युत्पन्न राशि होगी उसका जो भी मात्रक बनेगा वो बनेगा तो यहीं से मूल मात्रकों से, क्योंकि जो व्युत्पन्न राशि है वो मूल राशि पर निर्भर करेगी। तो अब हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक M, L और T के रूप में तैयार कर सकते हैं। M, L और T के रूप में तैयार कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल सी बात, एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। हमने कहा कि मान लो जी चाल है, कोई भी भौतिक राशि ले ली, मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो सबसे सिंपल है और वही एग्जाम्पल उठाऊंगा अभी जो हमने सारे पढ़े हुए वही फॉर्मूले लूंगा, कोई भी अभी नया नहीं लूंगा। धीरे धीरे नए फॉर्मूले पर बात होगी। चाल के लिए बेटा क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने? चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़ा हुआ है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब हमने कहा कि यार चाल के लिए तैयार करो मात्रक। ठीक है, हमने लगाया अपना कॉमन सेंस लगाया, दिमाग लगाया कि साहब दूरी के लिए क्या लिखा जाए। सामान्य रूप में बात कर रहे हैं, अब हम किसी पर्टिकुलर मात्रक पद्धति की बात नहीं कर रहे, सामान्य रूप में। तो आप दूरी के लिए मात्रक क्या लिखोगे? दूरी को किस में नापोगे? जिसमें लंबाई को नापते हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसी में तो नापोगे। तो आप दूरी के लिए क्या मात्रक लिखना पसंद करोगे? जो लंबाई या लेंथ के लिए लिखते हो, और वो हम क्या लिख रहे हैं? L। तो हमने कहा था दूरी के लिए तो लिख लो L, क्योंकि दूरी के लिए वही आएगा जो लंबाई के लिए, और समय के लिए तो कोई डाउट है ही नहीं, आगे T। अब पावर में कितना है? 1। पावर में कितना है? 1। हम इसको सजा करके ऐसे लिख सकते हैं कि L1 ये नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब आपने कहा सर इसमें L और T तो आ गया, M तो है ही नहीं, तो M को मत लिखो। या फिर आप जिद करते हो कि M लिखना ही है तो आप ऐसे लिख लो जो नहीं है उसकी पावर में 0। भाई M की पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। तो अगर आप कहते हो कि मुझे तो M लिखना ही लिखना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा M0।
तो चाल के लिए क्या बना बेटा, m0 l1 t माइनस 1। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर माइनस 1, पावर वर्ड काम में नहीं लेंगे, घात वर्ड काम में नहीं लेंगे, m0 l1 t माइनस 1। तो अब ये जो चीज बन करके तैयार हुई ना बेटा, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है, ये वाली जो चीज है जिसको बॉक्स में बंद किया हुआ है, इसको वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया कि इसको बोला जाए विमीय सूत्र। इसको क्या बोला जाए, विमीय सूत्र। मतलब हमसे पूछे भाई चाल का विमीय सूत्र क्या है, तो हम बोलेंगे m0 l1 t माइनस 1। और बेटा ये जो घात लगी हुई है ना, ये जो घात लगी हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं, विमाएं, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये जो घात है ये ही विमाएं हैं। हम कैसे बोलेंगे, m की विमा 0 है, l की विमा 1 है और t की विमा -1 है। जिसकी घात है उसकी विमा है, m की विमा 0, l की विमा 1 और t की -1। तो जो घात में है वो विमा है और जो पूरा बना वो विमीय सूत्र। तो ऐसे विमीय सूत्र बनता है और ये विमाओं का मतलब है। अब ऐसे आप किसी भी भौतिक राशि के लिए m, l और t की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे हमने फिर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, वही जो हमने पहले पढ़ा हुआ कि साहब वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। सही बात है। अब तैयार करते हैं, लगाओ अपना कॉमन सेंस लगाओ भाई, कि विस्थापन को किस में नापोगे, जिसमें दूरी को नापते हो, दूरी को इसमें नापोगे जिसको लंबाई में नापते हो। तो विस्थापन के लिए क्या लिखोगे, l, समय के लिए क्या लिखोगे, t। ये वही कहानी आ गई जो चाल के लिए आई थी। तो l1 t, नीचे से ऊपर जाएगा बेटा -1 कर दूं क्या, और m नहीं है मतलब m0। लो जी, तो वेग का विमीय सूत्र क्या बना, वेग का विमीय सूत्र वही बना जो चाल के लिए बना, m0 l1 t माइनस 1। ठीक है। और छोटा सा एग्जांपल ले लो, छोटे से एग्जांपल लेकर के चलते हैं। क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आयत के लिए कुछ और है, वर्ग के लिए कुछ और है, वृत्त के लिए कुछ और है, अलग अलग आकृति के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, विमीय सूत्र एक जैसा आएगा। अभी मैं प्रूव कर दूंगा इस चीज को। हम कोई भी एक फॉर्मूला लिखते हैं, मेरे दिमाग में क्षेत्रफल सुनते ही फॉर्मूला क्या आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये फॉर्मूला आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लिखा मैंने लंबाई, तो लंबाई के लिए क्या लिखना है, l1। अब चौड़ाई को किस में नापोगे, चौड़ाई को भी तो उसमें नापोगे जिसमें लंबाई को नापते, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसी में तो नापोगे। तो चौड़ाई के लिए मात्रक वही होगा। तो हम चौड़ाई के लिए भी क्या लिखेंगे, l1। ये क्या बन गया बेटा, l की पावर में 2, m नहीं है, t नहीं है। लो भाई, क्षेत्रफल के लिए भी सूत्र क्या बन गया, m0 l2 t0। बोलो बना या नहीं बना, क्लियर है बेटा यहां तक बात। उम्मीद है यहां तक सारी बात समझ में आई होगी अच्छी तरह से। और एग्जाम्पल लेंगे तो बात और क्लियर होती चलेगी। ध्यान से देखते रहना सारी चीजों को। अब हमने कहा कि सर आयतन ले लें, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल का दूसरा भी फॉर्मूला लेकर के प्रूव करूं क्या, चलो। आपने कहा सर मैं तो वृत्त वाला लिखूंगा, वृत्त का क्या होता है, पाई r स्क्वायर। चलो अब यहां से बनाते हैं। पाई एक कांस्टेंट, एक नियतांक 22/7, तो इसके लिए तो कोई मात्रक वात्रक है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। तो r क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को किस में नापोगे, वही मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। इसका मतलब जिसमें लंबाई को नापोगे। तो r के लिए क्या लिखोगे, l1। और बेटा इसकी पावर में कितना है, 2, तो ये कितना बन गया, l2। m पर कितना, 0, t पर कितना, 0। लो भाई, आप कोई सा भी क्षेत्र, फॉर्मूला सही होना चाहिए क्षेत्रफल का। आप कोई सा भी फॉर्मूला लिखो, आपको डायमेंशन मिल जाएगी m0 l2 t0। ठीक है। अब आयतन के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई सा भी एक ले ले। हमने ले लिया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सुना होगा सबने। लंबाई क्या लिखे बेटा, l1। चौड़ाई को भी इसी में नापोगे तो l1। ऊंचाई को भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापोगे तो ये भी l1। बोल बेटा l की पावर कितनी बन गई, 3। m नहीं है, t नहीं है। लो जी, ये बन गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो आयतन के लिए भी बन गया। ठीक है। और आगे बढ़ो, घनत्व निकालते जा रहे हैं, आगे काम में लेते जाएंगे। देखना घनत्व के लिए क्या लिखोगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, शर्त ये है। घनत्व के लिए लिखोगे द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान के लिए क्या लिखना है बेटा जी,
द्रव्यमान के लिए लिख देंगे हम m1, द्रव्यमान m ये रहा, और आयतन के लिए अभी तो निकाला है m0 L3 T0, बार बार निकालने की जरूरत थोड़ी है। तो m की पावर कितनी बन गई 1, नीचे से l की पावर 3 को ऊपर लाओ तो l की पावर -3, t की पावर 0। लो जी, ये बन गया घनत्व के लिए। कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही है, कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो रिपीट करके देख लेना, वीडियो है रिपीट करके देख लेना, चीज़ क्लियर हो जाएगी। नहीं तो क्वेरी वो डाल देना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अलग से डिस्कस हो जाएगी। घनत्व के लिए आ गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ढंग से बात क्लियर हो जाएगी। लो जी, इसको तो हटाया हमने, अब हम और एग्जाम्पल लेकर के चल लेते हैं, ठीक है। और जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो त्वरण, त्वरण भी सुना पड़ा है ना हमने लिया त्वरण। अब त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या है, वेग अपॉन समय। कुछ लोग सोचते हैं वेग अपॉन समय, गलत है। वेग नहीं होता बेटा, वेग में परिवर्तन होता है, गड़बड़ मत करना। वेग में परिवर्तन अपॉन में समय, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन के लिए विमेय सूत्र क्या लिखोगे, लगाओ कॉमन सेंस। मान लो पहले वेग 15 मीटर पर सेकंड है, बाद में वेग 20 मीटर पर सेकंड हो गया भाई, तो वेग में परिवर्तन कितना लिखोगे, 20 मीटर पर सेकंड माइनस 15 मीटर पर सेकंड, 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। अब कुछ लोग कहते हैं साहब मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अरे यूनिट से यूनिट, मात्रक से मात्रक कैंसिल थोड़ी होगा। 20 में से 15 घट जाएगा, मान में से मान घटेगा, मात्रक में से मात्रक घटेगा थोड़े, तो 5 मीटर पर सेकंड ही तो आएगा या नहीं आएगा। ये वेग में परिवर्तन आया, तो वेग में परिवर्तन के लिए भी मात्रक वही आ रहा है ना जो वेग के लिए आ रहा है। तो हम वेग में परिवर्तन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, ढूंढो। वेग के लिए हमने ये लिखा था, तो वही वेग में परिवर्तन के लिए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, m0 L1 और क्या लिखना है, t-1, और अपॉन में समय के लिए t1। क्या बनेगा, m0 L1 t-1, नीचे वाले को ऊपर लाओ, t-1 बन गया। तो क्या मिला, m0 L1 t की पावर, ध्यान से चेक करो, -1, आधार समान हो तो घात जुड़ जाती हैं, तो -2 बन जाएगा। ये त्वरण के लिए आ गया। बोलो बात क्लियर है, देखते रहना ढंग से, और आगे बढ़ जाओ, और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल खूब करते हैं हम, खूब करने भी चाहिए। बल के लिए क्या है फॉर्मूला, वही जो पहले पढ़ा हुआ है अपन ने, वही ले रहा हूं, द्रव्यमान इनटू त्वरण। अब ट्राई करो, स्क्रीन पॉज कर देना, पॉज बटन दबा देना, खुद ट्राई करना, फिर वापस से चालू करके देखना रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। द्रव्यमान के लिए क्या लिखना है भैया, द्रव्यमान के लिए m1। त्वरण के लिए क्या लिखना है, त्वरण के लिए m0 L1 t-2। m की पावर कितनी बन गई बेटा, 1 + 0 मतलब 1 आ गया, ये आ गया L1 और t-2। बहुत बढ़िया, बल के लिए हमारे पास में ही आ गया, वाह भाई वाह। बोलो कहानी समझ में आई या नहीं आई, अच्छी तरह से चीज क्लियर हो रही है। तो ऐसे अपन ने कुछ एग्जाम्पल ले लिए, तो फॉर्मूला अगर हमको याद है तो हम किसी भी भौतिक राशि के लिए विमेय सूत्र तैयार कर सकते हैं। और भी बहुत सारी भौतिक राशियां पूरा टेबुलर फॉर्म में इस चीज को लेकर के चलते हैं, जिसमें सूत्र लिखा जाता है, विमेय सूत्र लिखा जाता है। अभी ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनसे आप चीज को आराम से समझ सको। मैं स्टेप बाय स्टेप चलाऊँ, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मैंने डायरेक्ट बल की बात नहीं की क्योंकि मुझे त्वरण चाहिए, तो मैंने इससे पहले त्वरण की बात की। फिर मैंने डायरेक्ट त्वरण की बात नहीं की क्योंकि त्वरण कहाँ से मिलेगा, वेग से मिलेगा, तो मैंने वेग की बात की। घनत्व की बात मैंने डायरेक्ट नहीं की, पहले मैंने आयतन की बात की। तो ये हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चीज़ों को बनाना आना चाहिए। अब ये जितने भी हैं, हालांकि जैसे बल के लिए आप 5 बार काम में लोगे इसको किसी क्वेश्चन में, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लेकिन आप किसी को भी बेटा रटने की कोशिश कभी मत करना। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि कैसे बनाया जाता है, बस वो बनाने वाला तरीका दिमाग में रखना, फिर आप आगे जाकर के किसी भी भौतिक राशि के लिए फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप उसके लिए विमेय सूत्र याद ना होते हुए भी बना लोगे, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो। और नीट वीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए भी जाते हैं, ठीक। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है विमाओं के बारे में, वो सारा सब कुछ अच्छी तरीके से आप बच्चों को समझ में आया होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके देख लेना, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, अलग से भी इंडिविजुअली भी आप प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, ठीक।
चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ये काम तुरंत कीजिए। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, जैसे आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सकता है। ये बेसिक चैप्टर हैं, बेसिक चीज़ें हैं, अपन बहुत एलोबरेट करके बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आपके किसी भी फ्रेंड को अगर इस चीज़ से फ़ायदा मिल सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उनसे भी कहिएगा कि किसी और को फ़ायदा मिल सके तो उसके पास में भी वीडियो को शेयर करें, और वो भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जो वीडियोज़ आते जाएं उन वीडियोज़ को आप देखते हुए चलें। ठीक है, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में अपन फिर मिलेंगे, जिसमें और अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इसके एप्लीकेशंस की अपन बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय।